नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गुजरात चुनाव का सेकंड फेज का मतदान हो रहा है और देश के अंदर इस समय राजनीतिक माहौल पूरा गरमाया हुआ है, जहां पर अब पिछले दिनों गुजरात का पहले चरण का मतदान होता है, सेकंड फेज का मतदान हो रहा है और सभी की निगाह इस तरफ लगी हुई है कि पिछले चुनाव की तुलना में गुजरात में मतदान ज्यादा होगा। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में जो पूर्व में भी मतदान हुआ था उसको लेकर भी ये जानने की उत्सुकता है कि कौन वहां पर जीत रहा है, कौन हार रहा है। इसी प्रकार गुजरात के चुनावों को लेकर भी है, सबके मन में उत्सुकता है कि वहां कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो इसके दोनों हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनावों के संदर्भ में आज क्या अनुमान वहां पर हैं, क्या किसकी संभावनाएं, किस पार्टी की संभावनाएं हैं दोनों प्रदेशों के अंदर सरकार बनाने की, और कौन विपक्ष में आएगा, कौन सत्ता में आएगा, ऐसा प्रश्न है जो यक्ष प्रश्न की भांति हर किसी के मन में इस समय बना हुआ है। तो इन सब प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए कि किस पार्टी के लिए क्या संभावना है, कितना मत प्रतिशत है, क्या सीट किसको कितनी मिलने जा रही है, इन सब अनुमानों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल हिमाचल प्रदेश से, गुजरात से, दोनों जगहों से बहुत वरिष्ठ पैनल पत्रकारों का हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो उनसे परिचय करवाने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जोड़ दबाएं, जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। साथ ही उन सभी सब्सक्राइबर का, उन सभी दर्शकों का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार हमारे चैनल को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करते हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं अपने जो हमारे उनसे मैं आपका परिचय सभी का करा देता हूँ। हमारे साथ इस समय हिमाचल से, शिमला से सीधे अधीर रोहल जी जुड़े हुए हैं। अधीर रोहल जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है। दैनिक भास्कर समेत अनेक पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे हैं और लगातार उनकी जो पत्रकारिता है बड़ी स्वतंत्र और निष्पक्ष वाली हमेशा रही है, जिसके लिए वे जाने जाते हैं। मैं अधीर रोहल जी का संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ हिमाचल से हमारे साथ नीलम जी भी जुड़ी हुई हैं, जो कि बहुत उनका भी एक पत्रकारिता का बड़ा अनुभव है और साथ ही स्टॉक मार्केट्स को लेकर भी बड़ी उनके अंदर बड़ी जानकारियां हैं। और मैं उनका भी, नीलम जी का भी संवाद इंडिया के विचार बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे साथ गुजरात से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भयाणी जी जुड़े हुए हैं, जो कि बेसिकली बिजनेस में तो उनकी विशेषज्ञता है, साथ ही राजनीतिक हलकों में क्या गतिविधि होती है, राजनीति किस तरह से करवट बदलती है, उसमें बड़ी उनकी विशेषता है। और साथ ही हिमांशु जी बहुत ही निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। मैं उनका भी संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले करते हैं अधीर रोहल जी से। हिमाचल में चुनाव मतदान हो चुका है और काफी दिन हो गए हैं, क्योंकि इस बीच में गुजरात का मतदान चल रहा है और हिमाचल को लेकर भी बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में है। क्या बदलाव हो रहा है वहां पर, या जो बात थी कि परंपरा बदलेगी इस बार, तो सत्ता बनी रहेगी बीजेपी के पास, या कुछ बदलाव होकर कांग्रेस सत्ता के पास करीब पहुंच जाएगी? आपका क्या अनुमान है, क्या आपका कहना है रोहल जी? नमस्कार प्रशांत जी, और संवाद इंडिया के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आपका जो सवाल है कि हिमाचल में चुनाव हुए अब लगभग 23 दिन बीत चुके हैं और 3 दिन का भी 2 दिनों का और इंतजार है। तो जब तक तो चुनाव प्रचार चल रहा था 12 तारीख तक, हर राजनीतिक दल के अपने अपने दावे थे और सारी चीजें होती है। तो उस टाइम तो एक युद्ध जिस तरह चलता है कि युद्ध के समय जो एक धुंध उड़ रही होती है, धूल उड़ रही होती है, एक आंधी होती है, उसमें काफी चीजें नहीं दिखती। लेकिन जब वो युद्ध समाप्त हो जाता है तो उसके बाद एक आहिस्ता आहिस्ता वो धूल बैठनी शुरू होती है और जमीन पे दूर तक की तस्वीर दिखनी सामने आनी शुरू होती है। और युद्ध खत्म होने के बाद दोनों ही सेनाएं अपनी जो इस युद्ध में जो नफा नुकसान है उसका ये आंकलन करते हैं। तो इस बार अगर हिमाचल का चुनाव देखें तो अगर हम उसको रेखांकित करें तो हिमाचल का चुनाव एक बार 1992 के बाद लंबे अरसे बाद कुछ मुद्दों के बेस पे लड़ा गया और वो जो मुद्दे थे वो ओल्ड पेंशन स्कीम और सारी बातें वो हो चुकी है। इन्फ्लेशन सभी को डिस्टर्ब कर रहा है, हिमाचल ही नहीं पूरे देश को भी। बेरोजगारी थी और कुछ लोकल इश्यूज थे जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे या लोकल सेगमेंट वाइज थे या कुछ हिस्सों को डिस्टर्ब करते थे वो, जैसे हॉर्टिकल्चर है, कहीं पर कुछ चीजें हैं। फिर बाकी जो राजनीतिक पार्टियां थी उनके अपने अंदर जो रेबल्स खड़े हो गए, वो सारी चीजें थी। तो खैर ये तो 12 नवंबर से पहले की बातें थी, लेकिन जो उसके बाद तस्वीर जो आहिस्ता आहिस्ता साफ होनी शुरू हुई, और वो सबसे पहले एक तो जो पत्रकार है वो भी ढूंढने की कोशिश करता है, टो लेने की कोशिश करता है,
और कुछ संकेत राजनीतिक दलों की गतिविधियों से हमें ज्यादातर मिलने शुरू होते हैं। तो वो जो संकेत मिलने शुरू हुए, तो उसमें जो चुनाव से पहले एक चीज सामने दिख रही थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में इस बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। चुनाव में कुछ इश्यूज ऐसे आ गए थे उनके सामने, रेबल्स इतने ज्यादा, 21 सीटों पर, जहां हिमाचल एक बहुत छोटा सा प्रदेश है, 68 सीटें हैं और 21 सीटों पर इनके रेबल्स खड़े हैं। और दूसरी चीज ये है प्रशांत भाई के, जैसे गुजरात से गिरीश भाई हमारे साथ है और हिमांशु भाई हमारे साथ हैं, कि वहां बहुत बड़ी बड़ी सीटें हैं और हिमाचल में सिर्फ अगर एक सीट को हम छोड़ दें तो बाकी सीटें ऐसी हैं जहां 1 लाख से कम वोटर हैं। सिर्फ एक ही सीट हिमाचल प्रदेश में ऐसी रहती है, मंडी। और जो यहाँ पर जीत हार का मार्जिन रहता है, तो वो भी अगर मोटे तौर पर देखें हम, 68 सीटों में 1 या 2 सीट ऐसी रहती है जहां पर 10,000 से ज्यादा का मार्जिन जाएगा, अन्यथा वो मार्जिन 3,000 7,000 से कम के नीचे आ जाता है। तो वो जो सारी चीजें थी, ये जो सारे समीकरण हैं, और उसके बाद जो राजनीतिक दलों ने जिस तरह से अपनी एक्टिविटीज रही और एक दूसरे के साथ फिर वो जो रहता है कि अपने रेबल्स को ढूंढने की कोशिश होती है, तो वो चीजें सामने आनी शुरू हुई। तो अभी भी हिमाचल में वो लग रहा है कि हिमाचल की जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो रहता है कि यहाँ पर बदलाव की तरफ हिमाचल का वोटर वोट करता है। तो वो चीजें यहाँ पर जो अभी तक निवर्तमान सरकार जिसे हम कहें, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, तो उन्होंने वो चीजों को, और भारतीय जनता पार्टी हम सभी जानते हैं कि बड़ा अच्छा चुनाव लड़ती है और हर चीजों का फीडबैक उनके पास अच्छा रहता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस थी, तो कांग्रेस तक भी ये चीजें आ गई थी कि उनका चुनाव, ये लोगों की वजह से, वोटर्स की वजह से कांग्रेस कुछ कंफर्टेबल पोजीशन पर हिमाचल में है इस दफा। और जो भारतीय जनता पार्टी है कि जो चुनाव के बाद 12 नवंबर के बाद जिस तरह उन्होंने अपने रेबल्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, या जो इंडिपेंडेंट सब इस तरफ दोनों पार्टियों से खड़े हैं वहां कांटेक्ट करने की कोशिश हुई है, तो जो अभी तक का चीज सामने आ रही है, जैसे बाकी तो 5 बजे के बाद हर एजेंसी अपने सर्वेज भी देंगी, लेकिन जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो नहीं, उसमें एक अपडेट है। अभी इलेक्शन कमीशन ने अभी गाइडलाइंस दी कि 6:30 बजे तक एग्जिट पोल आप नहीं निकाल पाएंगे। तो मुझे लगता है 6:30 बजे तक कोई कैस आना मुश्किल है इस पे। बिल्कुल हिमांशु भाई, बिल्कुल सही बात है। तो वो जो सारी चीजें हैं, बिल्कुल हमें उसका, जो चुनाव आयोग की एक गाइडलाइंस है हम सबके लिए, हमें उसका पालन करना है सभी को। लेकिन जो हिमाचल की एक चीज दिख रही है कि हिमाचल इस बार भी बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, और जो कांग्रेस है वो कंफर्टेबल पोजीशन पे है। और जो पिछले 3-4 दिनों का, कल धर्मशाला में नीलम जी बता सकती हैं क्योंकि धर्मशाला नजदीक इनके था, और जो भारतीय जनता पार्टी ने कल वहां बैठक बुलाई थी कि अपने जो सभी 68 सीटों के प्रत्याशी थे उनकी बैठक बुलाई, तो 7-8 लोग नहीं जा पाए, उनके अपने कुछ कारण रहे होंगे। लेकिन जो वहां पर लोग पहुंचे, इनके जो प्रत्याशी थे, ऑफिशियल कैंडिडेट्स थे इनके, तो उन्होंने भी क्लियर कहा है कि हम बहुत कम मार्जिन से जीत रहे हैं। हार तो कोई कहेगा नहीं, लेकिन हम बहुत कम मार्जिन पे आ गए हैं अब वो। तो जो हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जब फीडबैक रहता है और जो जीत का अगर उनके कहीं से संकेत मिल जाए या सारी चीजें आ जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साह में आ जा रहती है। लेकिन वो उत्साह आज अभी तक नहीं हमें दिख रहा है। तो वो सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं हिमाचल में जो लोग थे, वोटर्स थे, वो पिछली सरकार से नाराज थे, कुछ नाराजगियां थी, कुछ मुद्दे थे, और उन्होंने वोट बदलाव के लिए दिया है। कि बदलाव के लिए संभावनाएं हैं जैसे आपने व्यक्त की। और साथ ही मैं अब नीलम जी के पास आता हूं, और साथ में गिरीश जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं संवाद इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुजरात से बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं गिरीश जी, लगातार उनका बड़ा लंबा अनुभव है पत्रकारिता का। और पहले हिमाचल का मैंने इसलिए लिया है जिससे कि थोड़ा गुजरात का जो अपडेट है वो और थोड़ा सा हमें और मिल जाए, क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा वो हिमांशु जी और गिरीश जी हमें बता पाएंगे। तो उससे पहले मैं नीलम जी से और पूछता हूँ कि हिमाचल की राजनीति आपको किस दिशा में जाते दिखाई दे रही है? जैसे अधीर जी ने कहा कुछ परिवर्तन की संभावना कुछ उन्होंने व्यक्त की, और बताया कि किस तरह से बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने जो मीटिंग की थी उसमें कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाई दिया कि वो कह रहे हैं कम मार्जिन की बात कह रहे हैं। तो नीलम जी आप क्या सोचते हैं इस परिप्रेक्ष्य में, आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका क्या अनुमान है नीलम जी? हाँ प्रशांत जी, ऐसा है कि चुनाव से पहले तो कांग्रेस में बिखराव था, पूरी तरह बिखरी हुई पार्टी थी। तो इसमें महत्वाकांक्षाओं को लेकर, चीफ मिनिस्टरशिप को लेकर गुटबाजी सब कुछ था। लेकिन जैसे ही इनके चुनावों की तिथियां डिक्लेयर हुई, उसके बाद पार्टी ने एकजुट होकर और बहुत ही प्लान्ड तरीके से जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखते हुए इन्होंने चुनाव लड़ा।
और इस चुनाव लड़ने में प्रियंका जी का भी ने भी काफी इनका मोरल बूस्ट किया हिमाचल आकर। तो और मैं एक और बात बता दूं कि हिमाचल का 1985 से अगर आप देखें तो इतिहास रहा है बदलाव का, कि कोई भी पार्टी 2 बार सत्ता में नहीं रही है। अच्छे से अच्छे चीफ मिनिस्टर इवन वीरभद्र सिंह जी और धूमल जी जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो भी रिपीट नहीं कर पाए। तो एक तो मतलब फैक्टर वो है कि जनता बदलाव, यहाँ साक्षरता, एक तो साक्षरता देश में सबसे अधिक, दूसरे नंबर पर साक्षरता है यहाँ पर केरला के बाद से। तो लोग समझदार हैं और ज़्यादा चीज़ों को नज़दीक से देखते हैं। और ये तो स्टेट का इलेक्शन था, तो स्टेट के इलेक्शन में जैसे मोदी जी ने आकर जब उन्हें, एक तो भाजपा की तो एंटी इनकम्बेंसी तो थी, नेचुरली एक जो सरकार होती है उसकी एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन जैसे मोदी जी टिकट आवंटन हुआ भाजपा में, उसमें भी जैसे लोगों मतलब प्रत्याशियों के ये विधानसभा क्षेत्र बदले गए, नूरपुर से फतेहपुर पहुंचा दिया गया, निक्का जी को ले आए, या ऐसे धवाला जी, रविंदर रवि जी, इनके क्षेत्र बदले गए। तो इन्हें टफ फाइट का मतलब टफ फाइट हुई इनके क्षेत्रों में। तो एक क्षेत्र बदले जाना। नंबर 2 जो भाजपा का जो ये है इनके जो लोकल मुद्दे थे लोगों के, वो काफी हावी रहे। नेचुरली स्टेट का इलेक्शन है तो लोकल मुद्दे हावी रहते हैं, जैसे इलीगल माइनिंग का ले लेते हैं हम। तो ये जो 5 साल का सरकार का टेन्योर था, इसमें इलीगल माइनिंग बहुत हुई। पंचायतें जो है वो एंटी हुई गवर्नमेंट से, सरकार से। कहीं तो ग्रीन ट्रिब्यूनल के इन्होंने आदेश तक नहीं माने, माफिया पूरी तरह हावी रहा। और इस तरह से काफी पंचायतें थी जो कि एक हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का जो एक बेस है वो ही एंटी देखी गई। एक तो वो रहा। दूसरा, इन्होंने कांगड़ा, अब ये अदित जी ने कहा कि मैं धर्मशाला की बात करूं, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर जातीय समीकरण भी खेल बिगाड़ेंगे भाजपा का। क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण जो पूरे हिमाचल को 23% रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी पॉपुलेशन 23% है, उनको प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया गया कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से। और जैसे मतलब गुजरात स्टाइल में अमित शाह जी और मोदी जी जिस तरह से गुजरात चलाते हैं, उस तरह से यहाँ पर टिकट आवंटन हुआ। और अब ओबीसी को 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में प्रतिनिधित्व दिया गया और ब्राह्मणों को एक भी नहीं दिया गया। तो ब्राह्मण लॉबी जो थी, उनके समय समय पर प्रेस नोट आते रहे कि वो नाराज चल रहे हैं सरकार से, और सरकार को चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि शांता कुमार जी जो एक बार चीफ मिनिस्टर, मतलब फर्स्ट टाइम और ओनली चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण कम्युनिटी से चीफ मिनिस्टर रहे हैं शांता जी, ये उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है, और उन्हीं के क्षेत्र में ब्राह्मणों की अनदेखी, ये जो है ये कहीं ना कहीं खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है रूलिंग पार्टी को। और दूसरा है कि इसका बाकी तो लोकल इश्यूज हैं, उस पर तो फिर लंबी चर्चा होगी कि लोगों के ओपीएस, कांग्रेस ने सबसे बढ़िया तो ओपीएस को भुनाया। उन्होंने जिस तरीके से, देखिए आप 1.25 लाख यहाँ पे आईटी सेक्टर वगैरह तो है नहीं कुछ, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं, 1.25 लाख के करीब गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं। अगर उनके परिवारों को जोड़ते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3,000 से लेकर 4,000 वोट तक अफेक्ट होगा जो ओपीएस की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर भी उनको थोड़ी मात मिलने वाली है भाजपा को। बाकी तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। ठीक बात है। भाई 8 तारीख को ही पता चलेगा कि किस दिशा में राजनीति जा रही है और क्या परिवर्तन है या नहीं है परिवर्तन। तो हिमाचल के बाद मैं फिर हिमांशु जी के पास आता हूँ। हिमांशु जी क्योंकि गुजरात से सीधे जुड़े हुए हैं और राजकोट में हैं उस समय वो, और लगातार उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में दौरे करके वहाँ के जो जनता है, वहाँ के जो मतदाता हैं, उनका मिजाज जानने की कोशिश की है और काफी अच्छा उनका विश्लेषण रहा है। तो मैं हिमांशु जी के पास आता हूँ कि एक तो वर्तमान की लेटेस्ट अपडेट क्या है मतदान की, क्या मतदान पिछले चुनावों के मुकाबले, इससे पहले फेज में देखा हमने कम हुआ था, क्या सेकंड फेज में भी एक ऐसा कुछ लग रहा है कि मतदान की स्पीड को देखते हुए क्या अनुमान है?
और साथ ही इसके साथ क्या उनका अनुमान है कि राजनीति गुजरात के अंदर क्या मुद्दों पर आधारित हो रही है या फिर मोदी जी के चेहरे पर ही आधारित हो रही है? आपका क्या अनुमान है हिमांशु जी, और क्या कुछ परिवर्तन लग रहा है या नहीं लग रहा है आपको? ये देखिए, फेज 2 का जो पोलिंग है वो 93 सीट 93 सीट्स का है और करीबन 2,55,00,000 मतदाता पोलिंग बूथ तक, उसमें से कितने जाएंगे तो पता नहीं है, बट फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं वो करीबन 50% के आसपास तक का 3 बजे तक का पोलिंग हुआ है। तो आप मान के चलिए कि 2.5 करोड़ में से 1.25 करोड़ मतदाता पोलिंग बूथ तक गए। अभी ज्यादा से ज्यादा और कितना, 5 बजे तक खत्म हो जाएगा। डे लाइट का टाइम होता है तो थोड़ा दिन भी शॉर्ट रहता है विंटर सीजन में, तो वो टाइम कम रहता है। और दूसरा, शादियां बहुत है आज गुजरात में, तो बिल्कुल 2017 के मुकाबले ये जो मतदान हो रहा है, जो संख्या मतलब परसेंटेज की अगर हम बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं कि लास्ट टाइम पूरे गुजरात में 69-70% एवरेज हुआ था, वो शायद 4-5% कम हो सकता है इस बार गुजरात में। फर्स्ट फेज में जैसे हमने देखा कि 62% तक आंकड़ा है, तो ऐसा इस बार शायद 62 के 65 के बीच रुक सकता है ये आंकड़ा 5 बजे तक। पहली बात। मुद्दे जिस तरीके से मैंने पहले भी आपके डिबेट्स में कई दफा मैंने बात की है कि विकास और प्रगति बनाम जो बेसिक्स की राजनीति है, विकास, प्रगति, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जो राजनीति है, उसके बनाम बेसिक्स मतलब बिजली, सड़क, पानी नहीं, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू एजुकेशन, फ्री हेल्थ एंड सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, प्लस नेशनलिज्म, प्लस हिंदुत्व, ये वाली राजनीति हो गई है। और कांग्रेस और आप ने ये बेसिक्स के मुद्दों पे बात की है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के मुद्दों के साथ अभी उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें कहीं ना कहीं बेसिक्स के मुद्दों को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने टच किया है। खास करके जो महाअमृतम कार्ड योजना है उनकी हेल्थ की, उसमें अवधि बढ़ा दी गई है इन टर्म्स ऑफ टाइम। और दूसरा हुआ है कि KG to PG, मतलब जो स्लोगन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, लड़कियों के एजुकेशन को फ्री लेके, वही चीज इन्होंने भी की है। लेकिन ये कितना तब्दील होता है वोट्स में, कितना ट्रांसलेट होता है वोट्स में, शायद मुझे लगता है कि हम 8 तारीख को ही फाइनल उसका, जब तक एक लास्ट EVM में से लास्ट वोट जब तक अकाउंट में ना लिया जाए, कहना मुश्किल होगा। क्योंकि तीन पक्ष, अभी भी मैं मान रहा हूँ जंग पूरा का पूरा त्रिकोणीय है। हालांकि नॉर्थ गुजरात और सेंट्रल गुजरात में आम आदमी पार्टी ने इतना फोकस नहीं किया था उसको लेके, मतलब क्या बोले, कैंपेनिंग को लेके, पर उनका जो कैंपेनिंग है वो सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा हुआ था। तो नॉर्थ गुजरात और सेंट्रल में भी उनके मुद्दे तूर पकड़ चुके हैं। बट क्लियरली देखा जा रहा है कि नॉर्थ और सेंट्रल गुजरात में जो फाइट है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से प्रचार से दूर रही है नॉर्थ और सेंट्रल में, तो उस तरीके से वहां ये बात नहीं आ रही। हालांकि जो अचरज हो रहा है वो ये है कि 2017 के मुकाबले 55 लाख नए वोटर्स, मतलब 13% ज्यादा वोटिंग पॉपुलेशन गुजरात में ऐड हुई है। 2017 में 4,35,00,000 मतदाता थे और इस बार 4,90,00,000 मतदाता है। लेकिन वोट पोलिंग का परसेंटेज है या पोल टर्न अराउंड का परसेंटेज है वो कम दिखाई दे रहा है पिछले साल के मुकाबले, करीबन ऑलमोस्ट 7 से 8%। तो वो देखना पड़ेगा वो क्यों रहा, मतदाता क्यों निष्क्रिय रहा, किस मुद्दों की वजह से। तो आई थिंक ये सब बातें मुझे लगता है 8 तारीख, मतलब आज 5 तारीख तो हो गई, दूसरे चरण का मतदान बस खत्म होने में अभी 1 ही घंटा बाकी है और मेरे ख्याल से पौना घंटा बाकी है। और उसके बाद तो शायद हम 8 तारीख को 2 दिन के बाद बिल्कुल चीजें साफ आईने की तरह हो जाएंगी कि किस वजह से मतदाता पोलिंग बूथ तक गए, किस वजह से मतदाता पोलिंग बूथ से दूर रहे, और जो मतदाता गए वो कमिटेड पार्टी के थे या एंटी इनकम्बेंसी वाले मतदाता थे। एंटी इनकम्बेंसी वाले मतदाता के वोट डिस्ट्रीब्यूट हुए कांग्रेस और बीजेपी में, कांग्रेस और आप में क्या हुआ, ये सब मेरे ख्याल से 8 तारीख को हम इसके ऊपर पूरा का पूरा हार जीत का एनालिसिस जब करेंगे तब पता चल जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हार जीत का एनालिसिस 8 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि किस मतदाताओं ने किसके प्रति अपना समर्थन और विश्वास व्यक्त किया। मैं गिरिजी के पास आता हूँ। गिरिजी, जैसे कि आप भी क्योंकि लगातार विभिन्न क्षेत्रों में गुजरात में घूम रहे हैं और कल भी आप लगातार अहमदाबाद से हिम्मतनगर वगैरह अन्य क्षेत्रों में जाकर आपने वहां पे जो मतदाता है उनकी मानसिकता जानने की कोशिश की कि उनके मन में क्या चल रहा है राजनीति को लेकर, किसके पक्ष में उनका मतदान करने का मन बन रहा है। तो और साथ में कुछ बातें और भी थी कि जिस तरह से कुछ चर्चा ये भी आई सामने निकल के कि इस बार भाजपा के अंदर जो विद्रोही पक्ष ज्यादा दिखाई दिया कि 19 सीटों पर उनके विद्रोही उम्मीदवार खड़े हुए हैं। तो ऐसे में भाजपा ही नुकसान कर दिया चुनाव में, और साथ ही संघ का रोल जो कई बार चर्चाओं में ये भी सामने निकल कर रहा है कि संघ का उतना समर्थन इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है। आपका क्या नजरिया इस बारे में, आप क्या सोचते हैं गिरीश जी? कल जैसे और भी किसी डिबेट बात हो रही थी, हम लोग जब कल गए तब काफी नई चीजें हमको जानने मिली कि
एक तो बड़े नसीब अच्छे थे कि आरएसएस के जो ग्रास रूट वर्कर थे वो हमें मिल गए, फिर हम उनसे बेसिकली 1-to-1 बात कर रहे थे ऑफ कैमरा। तो उन्होंने सीधा सा बता दिया था कि हम लोग नाराज हैं उनसे। उसकी रीजन एक ही है कि जो लिस्ट हम लोग भेजते हैं और वो मंजूर होके आता था, ये एक रूटीन होता था, क्योंकि ये लोग जो भी नाम भेजते थे उसके पीछे ये लोग 6 महीने का ड्यू डिलीजेंस भी करते थे कि उसकी क्या प्रोफाइल है, उसकी गांव में क्या इंप्रेशन है। इस वक्त ये हुआ था कि नाम वहां जाने के बाद सीआर पाटिल का इन्फ्लुएंस या और किसी का इन्फ्लुएंस काम कर गया और कुछ सीटें बदल गई। अब ये जो सीटें बदल गई है उस पे तो उन्होंने सीधे से बोल दिया कि हम लोग उस पे कोई उनका हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, जितना लिस्ट हमारे अप्रूव्ड है उनकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ऊपर से एक और नाराजगी, 19 लोग वो लोग थे जो कांग्रेस से यहाँ पे आए थे, अब उनसे भी उनको कोई एतराज नहीं था, लेकिन वो बोला कि जब हम वो हमारी बीजेपी की ऑफिस का वो कांग्रेसीकरण कर रहे थे तो वहां से हमारा बिल्कुल ऑब्जेक्शन था, वो हमने भेजा भी लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया, तो वहां पर भी नाराजगी थी। और जिनकी सीटें कटी हैं वो बोल रहे थे कि अगर तो भाजपा को कोई हरा पाएगा तो भाजपा खुद ही हराएगी, कांग्रेस या आपका इसमें कोई रोल नहीं होगा। ये उनका बेसिक परसेप्शन था। और जहां तक ये ट्राइबल एरियाज में हम लोग गए थे तो उन लोगों का बोलना भी बिल्कुल अजीब था कि उनका तो न गैस सिलेंडर से मतलब है, न उनको महंगाई से मतलब, वो अपनी बिल्कुल अलग दुनिया में जी रहे हैं। तो उनका प्रॉब्लम क्या था? उनका एक ही परसेप्शन है कि अगर भाजपा आएगी तो हमारे जंगल बेच देगी, और कांग्रेस तो हमेशा हमारे जंगल बचाने के लिए मेहनत कर रही थी, तो उनका परसेप्शन बहुत क्लीन। तो ट्राइबल में हमेशा जैसे ही कांग्रेस का दबदबा रहा है वो वहां पे रहा है। अब जो रहा है वोट, वो अभी बेसिक्स जो उन्होंने बताया कि परसेप्शन चेंज हो गए। पहले तो जो घर वाले बात करते थे तो बच्चे उसी इंप्रेशन में जाके वोट देते थे। आज जो 35-40 की एज सेक्टर में उन्होंने ना गोधरा देखा है, उनको ना नेहरू क्या है पता है, उन्होंने बुक्स में पढ़ा है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो रहा था कि उनके फादर से जब पूछते तो बोलते हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, हमने कभी फीस नहीं दी। आज एक एक बच्चे को पढ़ाने के लिए लाखों रुपया माँ बाप को देना पड़ता है। तो वो पढ़ लिख के उनको अब लग रहा है कि हमारे माँ बाप ने इतनी मेहनत करी, अपना पेट काट के हमको पढ़ाया, हमारे पास नौकरियां नहीं है, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे। तो अभी भी जो कुछ सेफोलॉजी से बात हो रही थी, अभी भी जो टर्नओवर कम हुआ है उसमें यूथ का रोल बहुत ज्यादा है, यूथ नहीं निकले। तो ये इस वक्त जो है वो कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना बहुत, क्योंकि काफी वर्टिकल्स चेंज हो गए हैं। पहले हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता था या फिक्स मुद्दे होते थे, अभी मुद्दे फिक्स नहीं है। आम आदमी ने आके काफी कुछ परसेप्शन चेंज कर दिया। अब लोग एम्प्लॉयमेंट का भी सोच रहे हैं, नौकरियों का भी सोच रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग जो दे रहे थे यूथ में और जो पेपर लीक हुए हैं, ये इश्यू बहुत बड़ा यूथ में है और इसी वजह शायद यूथ बहुत कम निकला है। प्रशांत जी, तो यूथ पे प्रभाव आप देख रहे हैं इस बार मतदान का, और आपने बताया किस तरह संघ के अंदर भी कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ निर्णयों को लेकर नाराजगी है, तो वह क्या गुल खिलाती है चुनाव में, यह तो परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा। और मैं अब आता हूँ अधीर जी के पास। अधीर जी, जैसा आपने गुजरात की भी सुनी अभी और आपने हिमाचल के बारे में आपने विस्तार से बताया था, तो हिमाचल की जो वर्तमान स्थिति है, जो मतदान के बाद आपने महसूस की, जो लोगों से बात करके आपने कुछ अपना आकलन किया, उसके आधार पर क्या बता सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि इस बार कितनी कितनी सीट कौन सी पार्टी को मिल पाएंगी, क्या स्थिति रहेगी सरकार की? एक आपने थोड़ा संकेतों बताया था, थोड़ा और खुल के स्पष्ट रूप से बताएंगे, थोड़ा सा दर्शकों को जानने बसानी होगी हमारे। वैसे तो जो 8 तारीख को परिणाम आएगा उसी दिन क्लियर होगा, लेकिन एक अनुमान क्या कहता है आपका अधीर जी? प्रशांत जी, अगर मोटे तौर पर देखें तो हिमाचल में जो वोट परसेंट रहता है, शेयर ऑफ वोट परसेंट जिसे हम कहें, तो जो दोनों पार्टीज में रहता है वो 5 से 6% का एक अंतर रहता है। पिछली बार 48% वोट बीजेपी के पास था, तो 42% वोट कांग्रेस के पास था हिमाचल में। तो उस हिसाब से देखें तो 5-6% वोटों का जो स्विंग है वही पूरा चुनाव बदल देता है। और वो कम से कम 5-6% वोटों का जो स्विंग है वो एटलीस्ट 20 से 24 सीटों का अंतर लेकर आता है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सीधे तौर पर जीत कर आई थी पिछले चुनाव में। तो उसके बाद जब आगे जो चीजें रही, तो आज की डेट में अगर हम देखें तो कांग्रेस दोबारा से उसी स्थिति में आती दिख रही है कि ऑलमोस्ट वो 40s में कहीं कांग्रेस रहेगी। अगर हम कहें मतलब 39 to 45 के बीच कांग्रेस इस कंफर्टेबल जोन को मान के चल रही है। जो कांग्रेस के लोगों से बात हुई है और जो हमने भी सीट दर सीट ऑब्जर्व किया है, नीलम जी जिस जिले से ताल्लुक रखती हैं वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है सीटों के
उससे अगर हम देखें तो 15 सीटें वहां पर हैं, 10 सीटें मंडी जिले में है और 8 सीटें शिमला जिले में है। तो और शिमला जिला के साथ एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है किन्नौर, जो अपना चाइना के साथ लगती है, तो वहां एक सीट है। तो किन्नौर भी आमतौर पर यह गिना जाता है कि शिमला का ही हिस्सा है। तो ये जो 3 जिले हैं, इनमें ही हमारी 34 सीटें हो जाती है 68 में से। तो इन 3 जिलों में से जहां से जो पार्टी एक अच्छा सीट्स लेकर निकलती है, वो वहां से मतलब ये कह सकते हैं कि वो सत्ता की दहलीज तक पहुंच चुकी होती है। तो इस बार जो कांगड़ा की तरफ से, बाकी नीलम जी बता पाएंगी, लेकिन जो हमें भी देखने को मिल रहा है कि कांगड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अपने ही अंदर, जैसे नीलम जी ने बताया कि अगर हिमाचल में कहीं जाति, आमतौर पर जाति या हिंदू मुस्लिम हिमाचल में मैटर नहीं करता है। इसका मैं एक हल्का सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि 92 में जब बाबरी मस्जिद गिरी या गिराई गई, तो उसके बाद 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त होती हैं और हिमाचल में 1993 में दोबारा चुनाव होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने 1993 के उस चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी हार देखनी पड़ी थी, सिर्फ 8 सीटें जीत पाए थे ये। तो हिंदू मुस्लिम यहां नहीं चलता, कास्टिज्म ज्यादातर यहां पर नहीं चलता। लेकिन कांगड़ा जिले में, जैसे नीलम जी ने बताया कि वहां पर ओबीसी है, ब्राह्मण है, राजपूत है, वो कास्ट फैक्टर उस जिले में चलता है। और सीट दर सीट, नीलम जी जानती हैं कि सीट दर सीट वहां समीकरण बदलते हैं कास्ट बेसिस पे। वहां ओबीसी है, चौधरीज हैं, राजपूत हैं और ब्राह्मण हैं। तो अगर सीटों का वहां पर देखें तो वहां एक नाराजगी वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है चुनाव को, वो नाराजगी जो कास्ट बेस पे होता है। तो कांगड़ा जिले की 15 सीटों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल नहीं है। फिर रेबल्स वहां पर है और इश्यूज वहां पर है। मंडी जिला जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 9 सीटें अपनी जीत की और एक इंडिपेंडेंट जो जीता था वो भी भारत में भारतीय जनता पार्टी का एसोसिएट मेंबर बना और बाद में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली और इस बार भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो 10 सीटें मंडी और साथ में शिमला। तो इन तीनों जिलों में ही भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर मोटे तौर पर यहीं से देखें और यहां से जो निकल के ट्रेंड सामने आ रहा है, मोटे तौर पर सीट दर सीट अगर देखें हम, तो वहां पर इन 3 जिलों से को मिलाकर बाकी जो हमारे 8 जिले और हैं, तो उनमें ऑलमोस्ट 39 से 43 सीटों के बीच कांग्रेस को कहीं ना कहीं इतनी सीटें लगभग मिलती दिख रही हैं। जैसा आपने एक अनुमान बताया और मैं इसी को लेकर नीलम जी के पास आता हूँ। नीलम जी साहब ने अधीर जी को सुना, उन्होंने अपने एक अनुमान बताया कि किस तरह से उनको दिखाई दे रहा है कि सत्ता कुछ बदल सकती है। आपका क्या नजरिया है कि, और जैसे आपने कुछ मुद्दों की बात की थी, ओपीएस की बात की थी आपने, साथ ही दूसरे मुद्दे बात की थी, ये हिमाचल में एक तो जो प्रेम कुमार धूमल जो एक भाजपा में बड़ा नाम रहा है, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पुत्र केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन चर्चा भी रही कि धूमल जी भी नाराज रहे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला। तो ये जो भाजपा के अंदर जो आपस में तनातनी का माहौल देखा गया हिमाचल में इस बार, क्या वह भी भाजपा को नुकसान कर रहा है, इनकी संभावना को कमजोर कर रहा है? आप क्या समझते हैं और आपका क्या अनुमान है, सीटों का क्या अनुमान है आपका, थोड़ा सा उसके बताइए। ऐसा है कि नाराजगी तो है, भाजपा धूमल साहब का भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जैसे बनिया कम्युनिटी है, उसमें हालांकि वो खुद राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन बनिया कम्युनिटी में उनका अच्छा होल्ड है। जैसे शिमला ही ले लो, तो शिमला में सूद फैमिलीज बहुत ज्यादा हैं और वो सारे धूमल परिवार, वो सारे परिवार जो है वो धूमल के पक्ष में वोट करते थे। लेकिन इस बार जिस प्रकार धूमल साहब को हाशिए से भी बाहर धकेल दिया गया चुनावों से एन पहले, तो उसका खामियाजा तो पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। और उसके साथ ही लोकल इश्यूज मैंने बताया, अभी नए वोटर 3 लाख के लगभग नए वोटर जुड़े हैं हिमाचल में भी, लेकिन यहाँ पे केंद्र के मुद्दे जो हैं जैसे महंगाई है, गैस सिलेंडर है, बेरोजगारी है, ये मुद्दों को लेकर नौजवान पीढ़ी जो है वो असुरक्षित महसूस कर रही है। मैंने जैसा वेब चैनल्स में कुछ एक बच्चों के इंटरव्यू सुने थे, तो वो भी भाजपा से नाराज चल रहे हैं। तो थोड़ी शंका वहां भी होती है कि अगर वो भी भाजपा को वोट ना देकर किसी और पार्टी को वोट दें। दूसरा, मैं सबसे इम्पोर्टेंट इशू आपको बताना चाहती हूँ कि जो हाल ही में जो उपचुनाव हुए थे हिमाचल में, 1 संसदीय सीट और 3 विधानसभा सीटों पर, उसमें आपने देखा था कि चारों की चारों सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इतना बड़ा सेटबैक होने के बावजूद भाजपा ने कभी भी उसको इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया।
भाजपा ने उस हार का कारण जानने की कोशिश ही नहीं की। अब वो तो एक ट्रेलर था और अब ये फाइनल है, तो थोड़ा उस ट्रेलर से थोड़ा फाइनल का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं कि स्टेट का मूड किस तरफ है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे कुछ नाराजगियां तो मुख्यमंत्री जी से भी है, उन्होंने कभी पत्रकारों से सीधा संवाद नहीं किया है, या बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज जैसे हुई हैं, जैसे हुज ट्रेजेडी हुई, या फिर पटाखा फैक्ट्री आग लगी। अब ये इतने सारे मतलब कांड होने के बावजूद किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने पेपर नीलम जी, पेपर लीक भी था जो हिमाचल में पहली बार पेपर लीक होता है। मैं ये बोलने वाली हूँ कि देखो 2 बार तो पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, जिससे कितने परीक्षार्थी जो है, अच्छा पटवारियों की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, तो कितने परीक्षार्थी जो थे वो इससे उनका भविष्य अंधकारमय हुआ। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी थे, जब भी उनका इंटरव्यू आया तो मैंने उनका बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से देखा कि उन्हें टेंशन नहीं था, बल्कि टेंशन जनता को जो टेंशन था वो लग रहा है कि अब ये टेंशन जनता उन्हें देने वाली है, मतलब इस प्रकार से। तो ये इसके बावजूद जो मैं बता रही हूँ कि किसी भी अधिकारी पर, अभी आप दवाइयों का ही ले लो, नकली दवाइयां यहाँ बन रही हैं, लेकिन मजाल है कि किसी अधिकारी के ऊपर घास गिरी हो, तो एक जिसको बोलते हैं हम पुअर गवर्नेंस, ये पुअर गवर्नेंस। तीसरा है हमारे नशा। हिमाचल में नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो सरकार का इसके प्रति भी कोई क्लियर रुख नहीं रहा है। और इस प्रकार के इश्यूज तो हैं बहुत सारे जो थोड़ी मुश्किलें पैदा करेंगे। और तीसरा देखिए, आपको एक मैं इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जैसे ये जो नूरपुर से कैंडिडेट हैं भाजपा के, इन्होंने पठानिया जी के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे उनके खिलाफ सबूतों के साथ धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भ्रष्टाचार के ऊपर, निक्का जी ने। और उसी प्रकार मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने सरवीन चौधरी जी के खिलाफ सबूतों के साथ लैंड की सेल परचेज के ऊपर बोले थे। लेकिन अब ये चारों भाजपा में और चारों इलेक्शन, मतलब मनकोटिया जी तो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और उसी सरवीन के पक्ष में बोल रहे हैं, जबकि वो दोनों निक्का और वो है वो अपने अपने क्षेत्रों से। तो क्या जनता इन बातों को भूल पाएगी? सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या जनता इन बातों को भूल पाएगी कि जो एलिगेशन लग चुके हैं उन्हें पार्टी ने दरकिनार करके उन्हें ये दे दिया, टिकट दे दिए, और फिर इस प्रकार से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। आपने बड़े गंभीर मुद्दों की बात की कि किस तरह से मुद्दे आम आदमी को प्रभावित कर रहे हैं और सरकार का जो रवैया रहा उन मुद्दों के प्रति, वह कहीं ना कहीं उसका खामियाजा बीजेपी को, सरकार को इस बार चुनाव में मिल सकता है। मैं गिरीश जी के पास आता हूँ। गिरीश, जैसे कि गुजरात के जो वर्तमान की स्थिति है, ऐसे जो से नीलम जी ने कहा हिमाचल में कुछ उन्होंने छात्रों की बताएंगी, परीक्षा की बताएं, तो गुजरात में भी छात्रों का क्या मुद्दा, इस तरह कोई ऐसा मुद्दा है जो सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है? रोजगार का विषय है और साथ ही जो दूसरी महंगाई और विभिन्न सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जो आम आदमी को सीधे प्रभावित करते हैं। क्या उन मुद्दों पर मोदी जी का करिश्मा फिर हावी हो सकता है? और जिस तरह से मोदी जी लगातार गुजरात में स्टे कर रहे हैं, लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, लगातार रोड शो, बड़ा लंबा रोड शो किया उन्होंने, कई सारी विधानसभा कवर की, क्या उन्हें भी ये कहीं ना कहीं चिंता सता रही है कि जो उनकी गुजरात की सरकार है, जो उनके गुजरात के नेता हैं, वह परफॉर्मेंस करने में कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुए हैं, जो केंद्र सरकार को पूरी ताकत प्रधानमंत्री जी को लगानी पड़ रही है वहां पे? आपका क्या नजरिया है गिरीश जी? प्रसाद जी, सबसे पहले तो एक देखें कि इनकी इनसिक्योरिटी खुद की गुजरात में थे तभी भी मोदी जी की इतनी थी कि वो सेकंड लाइन बहुत पावरफुल खड़ी कभी भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सेकंड लाइन ऐसी खड़ी करी थी जो बिल्कुल प्यून की तरह हाँ जी करें, उनको जो बोले उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि उन्होंने बोल दिया। अभी जो बहुत ही पावरफुल भाजपा के नेता जयनारायण व्यास जी छोड़ के गए थे, उन्होंने एक लाइव इंटरव्यू में बहुत अच्छा कहा था कि उनसे एक ही दिक्कत है कि आई इज ऑलवेज कैपिटल। उन्होंने जो बोल दिया वो आपको करना है, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके वजह से काफी अंदर से नाराजगियां चल रही थी। अभी आपने जैसे ब्यूरोक्रेटिक पूरा सेटअप देखा, तो जब वो दिल्ली गए तो उनको गुजरात का ही सेटअप लेके जाना पड़ा। सारे IAS IPS वहां ले गए, क्योंकि उनको पता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी काम करने की क्या है, शायद दूसरे न माने। तो अब दिक्कत दिल्ली में भी यही आ गई कि वहां पर भी सेकंड लाइन नहीं है। जो उनको सलाह देने वाले थे मार्गदर्शन मंडल में तो चले गए, लेकिन मंडल कहाँ चला गया ये किसी को नहीं पता। तो अब वहां से इनके पास 2 इनके सीपे सलाह थे, CR पाटिल गुजरात में और अमित शाह जी वहां पर।
अब दिक्कत हो रही है कि उनका जो वर्किंग फ्रीक्वेंसी है वो शायद कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आरएसएस वालों ने जैसी वार्निंग दे दी कि भाई आपके जो भेजे हुए कैंडिडेट हैं उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मोदी जी को पूरा लेके गुजरात में आना पड़ा, और आप एंड में देख रहे हो पूरी मुहिम उन्होंने अपने सर पे ले ली। तो अब थोड़ा बहुत जो डैमेज कंट्रोल वो कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें अभी देखने जाओ तो सिटी में जहाँ पे उनका चलता था वहां पे 36 सीटें ही हैं। तो अगर वो सिटीज का अर्बन एरियाज को करना चाहेंगे तो इट्स टू लेट। और अभी कल रात को पता चला है कि इनकी कुछ आरएसएस से टाइप हुई, तो सुबह से कुछ निकले हैं। तो अब अगर गुजरात में लास्ट आधे घंटे 1 घंटे में अगर वोटिंग जंप होता है तो ये माना जा सकता है कि आरएसएस का कैडर फिर एक्टिव हो गया और उन्होंने आदमियों को निकालना शुरू किया। अब इसी पे से आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्या वोटिंग हुआ। और जैसे नीलम जी ने बताया, ये नेशनल प्रॉब्लम है कि आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आपकी भर्तियां हो नहीं रही। तो रीजन इज कि एक्सचेकर के पास पैसा ही नहीं, इन लोगों का कोई अकाउंट हेड नहीं होता, इनको जहां इस्तेमाल करना कर देते हैं, एंड में इनके पास बजट नहीं होता है डिक्लेयर किया हुआ। तो आदमियों को भर्ती नहीं करनी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि ये व्यापम में भी हुआ था, ये नेशनल प्रॉब्लम है। तो अब यूथ की समझ में आ रहा है सोशल मीडिया एक्टिव होने के बाद कि भाई ये दिक्कत वहां ऊपर से आ रही है, नीचे से कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूथ इस वक्त बहुत कम निकला है वोट देने के, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। और बड़ों को पूछते हैं तो बोले वोट तो आप किसी को दे, तो अल्टीमेटली तो सारों को जाना भाजपा में ही है, तो कैसे वोट देंगे। तो इस टाइम शायद नोटा भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, हमको ये डाउट। अच्छा, आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी का क्या कुछ जगह कुछ वो डैन कर सकता है कुछ पार्टियों में, बीजेपी कांग्रेस के लिए कुछ नुकसान बचा सकते हैं? आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है? हाँ, वो उन्होंने, आप वालों ने बहुत इंटेलिजेंटली चूज एंड पिक किया है। अब वो भाजपा के इशारे पे किया है या नहीं, ये मैं तो अभी कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने उस जगह पे जहां पर बहुत ज्यादा वोट से कांग्रेस जीतती थी वहां पे उन्होंने आदमी डाले हैं ताकि उनसे वोट कटे। तो लेकिन उनके पास मुस्लिम वोट्स नहीं है, तो दिक्कत यही आ रही है कि वो कांग्रेस के वोट रूरल में तो काटने से रहे, जो भी वो डैमेज कर पाएंगे वो शायद सिटी एरियाज में कर पाएंगे, लेकिन वहां पर वोट बहुत क्लियर है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आम का, क्योंकि और उनको वो गली इलेक्शन इतना लड़ गया कि वो बाद में कैंपेन भी नहीं कर पाए, वो कैडर भी क्रिएट नहीं कर पाए। लेकिन यूथ जो थोड़े बहुत निकले और जो सोचते हैं कि नहीं ये हमको नौकरी देंगे, क्योंकि उनको हिस्ट्री का पता ही नहीं, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है गोधरा में क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम का क्या हुआ था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कार्ड तो ऑलमोस्ट लास्ट 5 साल से दैट हैज लॉस्ट द इफेक्ट, अब उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है। और ये क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी है तो इनको कम्युनिटी से ज्यादा अपने धंधे की पड़ी होती है, तो उनको तो अगर मुस्लिम से भी धंधा मिल रहा है तो करेंगे। और यहाँ पर आप इसका डेमोग्राफी देखें गुजरात का, तो इसकी बॉर्डर एरिया जो पूरी है, सी बेल्ट जो है वो पूरा मुस्लिम एरिया, क्योंकि वो जो फिशिंग का बिजनेस है, सी रूट का बिजनेस है, छोटे छोटे जो पहले पोर्ट्स जो करते थे, तो वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, उसमें पहले ही से कांग्रेस थी। और जो भी मिस्चिफ कुछ हुआ होगा कि लास्ट में जो बहुत पुराने पोर्ट पे जो बस्तियां थी जो कम से कम 70-80 साल से वहां पे थी, उनको रातों रात बुलडोज कर दिया गया है। अब ये मुस्लिम हिंदू वोट गेन करने के लिए उनको परेशान किया है, तो वो भी शायद उनको नुकसान होगा। और यहाँ पर पब्लिक अब वो सिंपैथी वोट में जा रही है कि भाई आप लोग वोट की वजह से किसी एक कम्युनिटी को ऐसा परेशान नहीं कर सकते। तो इस वक्त काफी मिक्स रिएक्शंस है। तो जो भी हम एग्जैक्टली जैसे पहले सेफोलॉजिस्ट बता पा रहे थे कि इस सेक्शन से इसको वोट मिला हुआ, ये इस वक्त नहीं है। इस वक्त अक्रॉस द स्टेट पूरा माइंडसेट डिफरेंस है। वोट करने में आदमी ने अपना माइंडसेट बना लिया, और इतने तक है कि अभी अगर आप 1 to 1 मिलने जाओ तो लोग खुल के बताते नहीं है, बोलेंगे अभी देखते हैं, आप देख लीजिएगा 8 तारीख को क्या होता है, दिस इज दैट। तो बहुत मुश्किल है ये। और ये है कि ये इलेक्शन डिसाइड करेगा कि आप पब्लिक क्या सोचती है और कैसे वोट देती है। शायद हमारी डेमोक्रेसी इस देश की चिंता हो जाए। जी ठीक है। जैसा आपने कहा कि तो 8 तारीख का सबसे बड़ा सवाल तो खैर यही है कि 8 तारीख में वो उस सवाल का उत्तर निकलेगा सामने कि मतदाताओं ने क्या चुना है, क्या नकारा है। और मैं हिमांशु जी के पास आता हूँ। हिमांशु जी, जैसे कि आपने सुना गिरी जी को भी, उन्होंने बताया कि कई सारे जो उन्होंने मुद्दे गिनाए, और क्योंकि आपने भी लगातार लोगों के बीच जाकर उनकी मन स्थिति समझने की पूरी कोशिश की है, तो उसमें एक तो मुद्दे की जो मैंने पहले भी बात की थी कि कौन सा मुद्दा ऐसा है जो पूरी वहां पे गुजरात की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। साथ ही बार बार वही सवाल आता है कि एक तो कांग्रेस का जो साइलेंट प्रचार रहा, जो बार बार बात आती निकली, कांग्रेस ने बड़ा साइलेंट प्रचार किया, डोर टू डोर कंपेनिंग की है। आम आदमी पार्टी भी अपना कहीं ना कहीं स्टेक अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। तो कांग्रेस की जो साइलेंट रणनीति रही है, साइलेंट उन्होंने जो कंपेनिंग की अपनी डोर टू डोर लोगों के पास पहुंचने की, वह कुछ कामयाबी की तरफ दिखाई दे रही है, या मोदी जी का जो लगातार उन्होंने गुजरात में रहकर रुककर वहां पर स्टे किया है
और लगातार प्रचार किया है, तो ये बीजेपी की पेशानी पे कुछ पसीना ला रहा है? मतलब क्या आप आकलन की मोदी जी को इतना टाइम देना पड़ रहा है गुजरात में? क्या दोनों चीजों को थोड़ा बताइए, थोड़ा खुलकर। देखिए, बीजेपी के जो चुनाव है ज्यादातर वो मोदी की जो ब्रांड वैल्यू और फेस वैल्यू उसी पे लड़े जाते हैं, बराबर है। तो कहीं ना कहीं आप अगर कैमरा रख देंगे किसी के सामने तो आखिर में यही बोलता है कि आखिर में आएगी बीजेपी। लेकिन अगर बिना कैमरा के बात करें तो बहुत सारी बातें आती है, और उसमें जो कयास निकलता है वो ये है कि जिस तरीके से नोटबंदी आई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद जिस तरीके से जीएसटी 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो उसमें से निकलते निकलते 2 साल तो निकल जाने ही वाले थे, उसके ऊपर जीएसटी आया। जीएसटी में फ्रीक्वेंटली गोल पोस्ट चेंज हुए इम्प्लीमेंटेशन को लेके, परसेंटेज ऑफ टैक्स को लेके, तो कहीं ना कहीं मतलब एक डिमांड टूटी हुई थी, व्यापारी भी अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, तो एक तरीके से एक मंदी का माहौल ट्रिगर हुआ देश में, जो कि एक इनवर्ट इकोनॉमी है जिसमें मंदी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इतनी शादियां होती है, इतने त्यौहार होते हैं, तो वहीं का एक कंजम्पशन रहता है। हमारी कोई वर्ल्ड ट्रेड में हमारा कोई हिस्सा 2% से ज्यादा नहीं है, 15% चाइना जैसा, या हमारे पास कोई फैंग कंपनीज नहीं है, या हमारे पास कोई तेल के कुएं नहीं, या सोने की खदानें नहीं है उस लेवल की कि हम पूरी दुनिया के ऊपर उस तरीके से ट्रेड सेक्टर में राज कर सके। तो ऐसे मामलों के चलते हुए जो कयास निकला वो ये निकला कि रिसीजन प्लस टैक्सेशन, और उसके बाद कोरोना के समय में जिस तरीके से डिमांड में कटौती आई, सब कुछ बंद था, तो एक तरीके से उसमें जो इन्फ्लेशन आया, तो रिसीजन प्लस टैक्सेशन प्लस इन्फ्लेशन और जॉबलेस ग्रोथ। आज भी क्या है, गुजरात में नौकरियों का जो परसेंटेज और उसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बॉम्बे या बैंगलोर या दिल्ली या कोलकाता या चेन्नई या हैदराबाद जैसा नहीं है। तो आज की तारीख में सैलरी मतलब जिस तरीके से अगर आप देखने जाओगे तो गुजरात में सैलरी का स्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं है। हालांकि अहमदाबाद ही एक ऐसा शहर है कि जहाँ पे अच्छी सैलरीज दी जाती है, थोड़ा बहुत सर्विस सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वहाँ पे, उसकी वजह से। तो इन सब मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था कि 100 रुपए का पेट्रोल हम भरवा लेंगे, पर अगर हमको मतलब अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, हेल्थ की सुविधा अच्छी मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो क्यों ना उस पार्टी को वोट दिया जाए। लेकिन अब ये कितना ट्रांसलेट होगा, कैसे होगा, ये मुझे लगता है, मेरा एक अनुमान था कि जिस तरीके से 13% पॉपुलेशन, वोटिंग पॉपुलेशन बढ़ी है, उसमें से अगर 25% लोग भी वोट डालने बाहर आते तो वो करीबन 3 से 4% हुआ। तो 55 लाख का आप 3 से 4% निकाल लीजिए तो भी वोटिंग परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा। तो 25% अगर आप 55 लाख का निकाल के चलते तो करीबन 12.5 लाख वोटर्स ऐड होंगे। तो पिछले मुकाबले मतलब अगर मान लीजिए कि आपका 3-3.25 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा होता, लेकिन अब ये कितना होगा, 3 करोड़ के आसपास ही रुकने की संभावना जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि 3 करोड़ से ज्यादा बढ़ेगा नहीं 2 फेज का लेके। तो ये एक चीज है कि वोटर्स इतने बाहर नहीं आए 2017 के मुकाबले, वोटिंग टर्न अराउंड जो है वो कम हुआ, तो उसमें किस तरीके से किसका पलड़ा भारी होता है यही देखना पड़ेगा। और मान लीजिए कि अगर एंटी इनकम्बेंसी के वोट बटे हैं तो जो बात हमने आपके पहले ही सबसे पहले जो हमने संवाद किया उसमें जो हमने कही थी कि 100-200 मतों से हार जीत हो सकती है, ऐसी शायद सीटें ज्यादा होगी, ऐसा हमको देखना पड़ेगा। बट गिरीश भाई ने जिस तरीके से बात कही, जी आपके इसमें जो आपने से कहा ना कि जो परसेंटेज कम हो रहा है मतदान का और वोटर जो बढ़े हैं, इसमें आपने पिछले डिबेट में एक बात बताई थी कि जो माना जाता है कि लगभग 1.25 करोड़ के आसपास भाजपा के खुद के कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है। जी बिल्कुल, और साथ में जो युवा की वोट बढ़ी है, तो क्या भाजपा का मतदान मतलब मेरा कहने का मतलब यही था कि मान लीजिए कि अगर 3.5 करोड़ वोटर्स पोलिंग बूथ तक आते तो भाजपा का जो वोट जो कमिटेड वोटर्स का परसेंटेज है वो 36% होता था। लेकिन अगर 3 करोड़ आते हैं तो 3 करोड़ में भाजपा के कमिटेड वोटर्स का शेयर है वो करीबन 40% के आसपास हो जाता है, 40% प्लस हो जाता है, रादर 41% हो जाता है। तो बाकी के 9% फ्लोटिंग वोट्स आप कहां से लाएंगे अगर आपको पावर में रहना है? तो यही चीज आ जाती थी बेसिकली। तो इस बार क्या हुआ है, आपका परसेंटेज कम हुआ है, तो आपको देखना यही है कि वो 1.25 करोड़ कमिटेड वोटर्स ने भाजपा को वोट दिया है या उसमें कुछ कटौती आई है, या फिर कमिटेड वोटर्स के सामने एंटी इनकम्बेंसी के इतने वोट पड़े। अगर मान लीजिए आंकड़ा 3 करोड़ के आसपास बैठता है और 1.25 करोड़ उसमें से भाजपा के आप वोटर्स निकाल लीजिए जो भाजपा बोल रही है, हमको पता नहीं है कितना सही आंकड़ा है किस तरीके से, अगर वो आंकड़ा निकल जाता है तो मुझे लगता है कि उस तरीके से फिर
2.25 करोड़ वोट रह जाते हैं। तो 2.25 करोड़ वोट कांग्रेस और आप में कितने बटेंगे, क्या होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम का जो समीकरण था 10% अदर्स और उसमें था 41% कांग्रेस में था और 49% बीजेपी में था। तो इस तरीके से अगर आप देखने जाएंगे तो 2.25 करोड़ मतलब 41% ऑलरेडी बीजेपी के पास है, उसमें से वो कितना लाती है और ज्यादा, यही देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें अभी मायने रखती है कि अगर 3 करोड़ या 3 करोड़ 10 लाख के आसपास का आंकड़ा पहुंचता है तो मतलब भाई 2017 वाली सिचुएशन आ गई जहां पे 1 करोड़ 47 लाख वोट्स पे आपके पास 99 सीट्स थी। तो इसमें 2.25 करोड़ या 1 करोड़ 40 लाख वोट अगर आपको मिलते हैं तो उसमें कितनी सीट्स आएगी। तो मेरा मतलब ये जो है, मेरा गणित हमेशा इन आंकड़ों पे चलता रहता है। तो यही देखना पड़ेगा मुझे लगता है 8 तारीख को कि कितना वोट शेयर किसने लिया और कितने वोट्स किसको मिले। हालांकि जमीनी स्तर पे जो बातें आ रही उसमें कितना ट्रांसलेट होता है यही देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। वैसे आपका अनुमान क्या कहता है कि सौराष्ट्र को माने उत्तर और मध्य गुजरात तो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग तरह से वहां पे क्या राजनीति अलग तरह से प्रभाव डाल रही है या मुद्दे सबके समान है, क्या मानना है आपका हिमांशु? मैं उसमें अलग तरीके से जा रहा हूँ। पोलिंग खत्म होने के बाद जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो पोलिंग ड्यूटी पे रहते हैं उनसे मैंने बात की, तो ज्यादातर क्या होता था अब तक कि पोल बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट होता है बीजेपी के कार्यकर्ता ही करते थे, बाकी की पार्टी मतलब कांग्रेस के निष्क्रिय रहते थे, ऐसा कहा जाता है। इस बार मुझे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि तीन पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय थे पोल बूथ लेवल के मैनेजमेंट पे। अगर ये हुआ है समझ लीजिए तो कौन सा वोटर पोलिंग बूथ तक गया और किसको वोट डाला है, आई थिंक यही चीज हमको 8 तारीख को मिलेगी। तो अभी क्या है, इसको गुजराती में बोलते हैं कि भरेलू नारियल है, मतलब भरा हुआ नारियल है, फोड़ोगे तो पानी निकलेगा, कितनी मलाई निकलेगी, कितना नारियल निकलेगा, यही देखना है। तो जैसे मैंने बताया ये बेसिक्स है। अब बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में कॉन्स्टेंटली यही चीज आ रही है सब जगह से एक ही लैंग्वेज में कि हम 150 प्लस का आंकड़ा पार कर रहे हैं, 100-200 सीटों से हमारी हार जीत होगी। लेकिन अगर आप 150 सीट का आंकड़ा पार करते हैं और आपका वोट शेयर घटता है तो आपका वोटर बेस बढ़ा है लेकिन आपका वोट शेयर घट रहा है, तो ये बहुत क्लियर होगा। अगर मान लीजिए कि 100-200 मतों से, जो मैंने कहा था आप में कि हार जीत का फैसला 100-200 मतों से होगा, तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि एंटी इनकम्बेंसी के वोट आम आदमी पार्टी ने काट लिए। और एक बात समझ लीजिए, अगर ये हुआ है, अगर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हेल्प करने के लिए यहाँ गुजरात में आई और वो वोट काट लिए है, तो समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल की राजनीति गुजरात को लेकर खत्म हो गई। क्योंकि फिर क्या है, अभी दूसरी बार ये जो बात आ रही है कि तीसरा पक्ष यहाँ चलता नहीं है, तीसरा परिमाण चलता नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल को मुझे लगता है अपना डेरा तंबू गुजरात से समेट लेना पड़ेगा। वो 2027 भी आप भूल जाइए अगर ये हुआ है इस बार। तो मुझे लगता है उनकी भी शाख दाव पे है। कांग्रेस को अपने वोट बैंक मैनेज करके रखना है, बीजेपी को पावर में रहने के लिए जिस तरीके से 7 में से, मतलब इस बार तो 10 में से 6 लोग ही आए, तो बीजेपी को कितना वोट मिला यही देखना पड़ेगा आपको। तो ये सब मामला है। अगर ये 6 वाला मामला मैं कंसीडर करके चलता हूँ, 10 में से 6, तो 2 वोट्स बीजेपी के पास है, 33% है। तो बाकी के 4 वोट्स कहाँ पे बटे यही देखना पड़ेगा। और उनका मेजोरिटी होता है दोनों का मिला के, आप और कांग्रेस का, अगर वो लोग सरकार बनाते हैं या हंग हाउस ही आ रहा है, तो ये सब मुद्दे हैं। वेट एंड वॉच कीजिए, 8 तारीख को सब पता चल जाएगा मुझे लगता है। जैसे कि गुजरात के बारे में आपने सुना, साथ ही हिमाचल के बारे में नीलम जी ने कुछ कहा था कि जो बताया था कि जो धूमल जी से लोग जुड़े रहे हैं, है ना, जो व्यापारी कम्युनिटी है, बनिया कम्युनिटी है, तो वह कहीं ना कहीं नाराज है इस बार बीजेपी से। आप क्या देख रहे हैं, कास्ट इक्वेशन के आधार पर क्या गुजरात हिमाचल में कुछ ऐसा प्रभाव दिख रहा है, राजनीतिक प्रभाव जो भाजपा को नुकसान कर रहा है? कास्ट इक्वेशन कुछ ऐसी? अधीर जी। नहीं प्रशांत भाई, जैसे मैंने कहा कि हमारे कास्ट फैक्टर नहीं चलता यहाँ पर। सिर्फ कांगड़ा जिला में है जो ब्राह्मण, राजपूत एंड ओबीसी जो चौधरीज हैं वहां पर है, उस जिले में है और वो चीज दिख रही है। और बाकी जो जैसे नीलम जी ने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पिछले चुनाव 2017 से लेकर माइनस धूमल माइनस शांता एक नई भाजपा तैयार करने की जो कोशिश हुई, और अच्छी बात है पार्टी अपनी नई तैयारियां करती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को प्रमोट करके सीधा सक्रिय राजनीति में लाने की, जो जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर साहब ने की, तो वो चीज इस बार भी हुई। जो और इस बार जो जिस तरह से टिकट काटे गए, शांता कुमार जी तो पहले ही काफी समय से साइड में कर दिए गए थे, लेकिन इस बार जिस तरह से प्रेम कुमार धूमल को भी बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, तो आप विश्वास कीजिए कि इस जो हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जो गृह जिला है, माफ कीजिएगा, बिलासपुर में ही,
उसके रिफ्लेक्शंस बिलासपुर जिले में ही हमें देखने को मिलेंगे, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि भारतीय जनता पार्टी को बिलासपुर में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, उस जिले में जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी क्लह है। ये फैक्टर यहाँ पर ज्यादा है और जातीय समीकरण यहाँ ज्यादा काम नहीं करते हैं। इतनी सी बात कहना चाहूंगा और माफी चाहूंगा आप सभी से। इजाजत दीजिए। आज जी आपको जाना है 5 बजे, आपने बताया था कि मुझे दूसरी डिबेट में जाना है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने शेड्यूल में से, जो बिजी शेड्यूल आपका, उसने आपने समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, और काफी अच्छी जानकारी आपने हिमाचल को लेकर दी कि किस तरह की राजनीति वहां पर डेवलप हो रही है, क्या उसमें संभावनाएं हैं। आपका मैं आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मुझे भी आप इजाजत दीजिए, मेरा भी 5 बजे का शो है कौशिक जी, तो मुझे मालूम है आपका भी शो है, लेकिन उससे पहले आपका कमेंट और जाऊंगा मैं। हिमांशु जी, जान से पहले अपना एक कमेंट और दे दीजिए। जी तो कास्ट इक्वेशन है गुजरात के अंदर भी, इस बार चर्चा ये थी कि कास्ट इक्वेशन पे कांग्रेस ने बड़ा काम किया है। जाति आधारित उन्होंने जो अपनी रणनीति बनाई थी, उसके आधार पर उन्होंने टिकट वितरण किया है। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस की जो रणनीति है जाति आधारित, जो उन्होंने अपने इस बार कार्य योजना को काफी अच्छा इंप्रेसिव प्रभावी तरीके से आगे लाए हैं, उसमें क्या आप संभावना देख रहे हैं? कुछ है ऐसा जो कांग्रेस कुछ फायदा से दे सकता है इस बारे में? बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि बीजेपी की रणनीति ये रही है कि 40 सीट SC ST की और 48 सीट अर्बन सेमी अर्बन की, उसके ऊपर वो फोकस ज्यादा थे। इसलिए आज आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी का रोड शो 2 दिनों के लिए लगातार अहमदाबाद में, क्योंकि खाली अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की 21 सीट है फेज 2 में आउट ऑफ 93, तो वो करीबन आंकड़ा 20% से ज्यादा हो जाता है, 20-25% हो जाता है, 20-21% हो जाता है। तो उस तरीके, नहीं सॉरी 20-30%, हाँ 20-25% के आसपास का आंकड़ा हो जाता है। तो उस तरीके से अगर आप देखने जाएंगे तो ये फोकस उसी पे रहा है। जबकि 94 सीट्स ऐसी थी जहां पे कुछ 57 उम्मीदवार एक ही जाति के थे, कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो या आपके हो। तो बिल्कुल सभी पार्टीज ने जाति का जो समीकरण है उसके ऊपर अपना ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की और की है। हालांकि कांग्रेस और आपके बीच जो मुझे दिखाई दे रहा उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट था उसमें से, कि कांग्रेस और बीजेपी ने क्या खेल खेला है कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी के किसी कैंडिडेट को आप टिकट देते हैं तो बाद में दूसरी जो वोट बैंक है बड़ी वाली, उसके कैंडिडेट को आप टिकट दीजिए, दूसरी पार्टी मतलब। तो ये एक समझौता मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसमें वो कयास मिल रहा है उनके कैंडिडेट्स के लिस्ट के, कि उन्होंने कैसा समझौता किया कि जहां पर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को किसी एक पार्टी ने दी है जो मजबूत है, तो दूसरी पार्टी दूसरी मेजॉरिटी कम्युनिटी को देगी। तो वो प्लगिंग होके पूरा, मतलब आप एक पुल कर सकते हो कि इस तरीके से पूरा वोट्स आपकी तरफ में आए। तो ये देखने को मिला है। देखते हैं 8 तारीख को क्या कैसे डेवलप होता है। 8 तारीख को वैसे भी हम डिबेट तो करने वाले हैं, इसी टाइम पे तो करेंगे। जी बिल्कुल टाइम नहीं, आपने टाइम तय किया हुआ 8 तारीख का भी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने भी समय दिया, और क्योंकि पूरे दिन आप गिरीश जी, हमारे हिमांशु जी, सभी लोग लगातार डिबेट में कहीं ना कहीं शामिल हैं, और मैं कार्यक्रम मंत्री पड़ा मैं आता हूँ, हिमांशु जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और अब मैं आता हूँ नीलम जी के पास, उसके बाद कंक्लूड के लिए मांगू गिरिश जी के पास। तो नीलम जी, जैसे कि आपने सुना धीर जी को भी, और वही मैं कास्ट की बात आपसे भी करता हूँ कि कास्ट इक्वेशन क्या हिमाचल के अंदर प्रभावशाली सिद्ध हो रही है इस बार चुनाव में, और जो प्रादेशिक नेतृत्व है और साथ में केंद्रीय नेतृत्व के अंदर जो वहां पे माना जा रहा है कि केवल जैसे मोदी जी ने वहां कहा था कि आप कैंडिडेट ना देखें, मेरे चेहरे पर मुझे वोट दें, मेरे नाम पर वोट दें, मोदी को देखकर वोट दें, तो यह क्या प्रादेशिक नेतृत्व की कमजोरी बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है हिमाचल के अंदर? नीलम जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रशांत जी। ये जो मोदी जी ने कहा तो उन्हें आभास हो गया था कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज से कि पोजीशन अच्छी नहीं है वहां पर। दूसरा, मोदी जी ने जो कहा कि डबल इंजन सरकार, आप मुझे वोट दीजिए, मेरा फेस देखकर वोट दीजिए, क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है और यहाँ भी, तो डबल इंजन सरकार। अब प्रशांत जी, अब डबल इंजन सरकार में अगर एक आगे के पहिए ट्रैक्टर के होंगे, पीछे स्कूटर के होंगे, तो वो सरकार नहीं चल पाएगी ना। तो उसमें ऐसा है कि आप डबल इंजन में तो लीजिए, एम्स की बात करते हैं, डबल इंजन में लीजिए आप और भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो तो पुराने प्रोजेक्ट है ना। अभी नए प्रोजेक्ट को लेके आप नए प्रोजेक्ट में आते हैं, जैसे मंडी पठानकोट 4 लेन प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट की बात करें तो ये मतलब 2020 में ये कंप्लीट होना चाहिए था प्रोजेक्ट। और देखिए कि आज दिन तक इस प्रोजेक्ट में अभी तक भूमि अधिग्रहण भी कंप्लीट नहीं हुआ है।
लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला हुआ है। और यहाँ पर लोग संघर्ष कर रहे हैं कि जो नॉर्म्स, मुआवजे के लिए जो नॉर्म्स सेंटर ने फिक्स किए थे, वो नॉर्म्स स्टेट गवर्नमेंट मान ही नहीं रही है, या मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रखा जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। और सबसे बड़ी नालायकी तो ये है कि जो अपने रेवेन्यू विभाग के अफसर है वो अधिग्रहण नहीं कर पाए हैं। तो ये जो फैमिलीज हैं, जो अफेक्टेड परिवार है, ये तो निर्णायक वोट होंगे ही इसमें। तो इसमें डबल इंजन सरकार, अगर वहां तो ठीक है कि हमारे गडकरी जी तो बड़े एफिशिएंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो पैसा भी 300 करोड़ रिलीज कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे मुआवजा दे ही नहीं पा रहे हो, तो फिर वो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ। तो ये जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये गवर्नमेंट फॉर्म करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो मंडी पठानकोट 4 लेन प्रोजेक्ट है, ये ही लाइफ लाइन है इस एरिए की। अब लाइफ लाइन में ही इतने पचड़े हैं, अभी तक क्या है कि उस सड़क को वो अधिग्रहण नहीं हो पा रहा, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज भी उसको रिपेयर नहीं कर पा रही, और नहीं कर पाने की वजह से वहां पे गड्ढे सड़कों में हुए हैं, जहां पर लोग रोजाना एक्सीडेंट होते हैं और लोग मरते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज हैं, जो बेसिक इश्यूज है, ये भाजपा को नुकसान तो करेंगे ही। बाकी देखना तो 8 तारीख को है कि कौन इशू कितना नुकसान करते हैं। खैर, मुद्दों की आपने बताया कि किस तरह से मुद्दे वहां प्रभावशाली सिद्ध हो रहे हैं और किस तरह से जो डबल इंजन की सरकार की बात कही जाती है। इसी मैं प्रश्न को लेकर कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आता हूँ और गिरीश जी के पास आता हूँ। गिरीश, जैसे डबल इंजन की सरकार, ये मुद्दा जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जब से डबल इंजन की सरकार का मुद्दा हर चुनाव में छाया रहता है और लगातार प्रधानमंत्री सहित बीजेपी के सभी नेता डबल इंजन की बात करते हैं। लेकिन इसको साथ में हम देखते हैं कि सारा जो भार है चुनाव का, चुनाव प्रबंधन का, सारा चुनावी समीकरण का मोदी जी अपने कंधों पर ले लेते हैं। और ये हिमाचल में भी प्रादेशिक नेताओं की कमजोरी बड़ा मुद्दा बना है इस बार चुनाव में। और साथ ही गुजरात में हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल की सक्रियता कहीं भी ऐसी नहीं दिखाई दे रही कि वह मुख्यमंत्री होने के नाते चुनावी क्षेत्रों में ज्यादा उनकी सक्रियता देखें। तो यह जो प्रादेशिक नेताओं की कमजोरी है, यह है कि भाजपा के नुकसान का कारण बन सकती है। और डबल इंजन की सरकार की क्या वह मुद्दा इतना प्रभावशाली हर चुनाव में हो सकता है? गिरीश जी। डबल इंजन का तो इनका एक एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि गुजरात वैसे भी एक वर्कशॉप रहा है। जब देखा एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ गई, एमएलए अपने इलाके में जा नहीं पा रहे थे, और यहाँ पर एक अनुमान देखा हुआ है कि एमएलए और एमपी बनने के बाद वो वहां पे जो भी लोकल धंधे होते थे वो अपने कब्जे में ले लेते थे। तो लोगों से बड़ी नाराजगी थी, वो जा नहीं पा रहे थे, पब्लिक को वो अटेंड नहीं कर पा रहे थे। हमने कई केसेस में देखा, कलेक्टर से बोल देते थे कि आप एमएलए हैं सही है, लेकिन हमको सीएमओ से फोन आएगा तो ही होगा, आप बेकार में चक्कर ना काटे। मतलब इन्होंने सारी की लेवल काट दी थी। गुजरात सीएमओ चलाता था, इंडिया पीएमओ चलाता था। अब ये जो नाराजगी हो गई उसको करेक्ट करने के लिए इन्होंने ये पूरी मिनिस्ट्री उड़ा दी और नए ले आए बंदे। फिर वो जब, क्योंकि उनको एटलीस्ट कम से कम एंट्री मिलने लगी, वो बोलने लगे कि भाई वहां से उनसे काम नहीं हो रहा था, देखो फिर यंग टीम आ गई है, अभी आप लोग हमको प्रॉब्लम बताएं। लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी हो गया। तो पहले वो उन्होंने स्टीम इंजन लगाया, फिर डीजल इंजन लगाया, अब वो इलेक्ट्रिक इंजन लगा रहे हैं। डबल इंजन तो है, लेकिन इंजन बदल बदल कर तो ट्रेन चलेगी नहीं ना। तो अब इसका ये नतीजा हो रहा है कि पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये सिर्फ बातें करते हैं, इनसे होने वाला कुछ भी नहीं। और गुजरात मॉडल हमेशा से ऐसा रहा कि इन्होंने सिटी पे ही कॉन्सेंट्रेट किया है। विलेजेस की हालत आज भी वही है, उनके पास न सड़क है न अच्छा है। अभी पीएम आ जाएंगे तो 3200 बसें पूरे गांव के रूट से खींची जाती हैं और उनके प्रोग्राम में चली जाती हैं। ये सब मुद्दे हैं। अब अभी जैसे अब यहाँ पे बीच में दिवाली के वक्त इन्होंने बोल दिया सारे पुलिस वालों को कि किसी का चालान नहीं काटना है, तो 2 सवारी हो 3 सवारी हो। तो अब वो मिस फायर हुआ। उन्होंने बोला जब ये था तो कोरोना में आपने 1000 रुपया क्यों ले लिया, जब हमारे पास काम भी नहीं था, हम लोग के पास खाना भी नहीं था। तो ये सब मुद्दे अब एक्यूमुलेट हुए और लोग आपस में डिस्कस करने लगे। और थैंक्स टू सोशल मीडिया के व्हाट्सएप पे सारे लगे हुए अपने ग्रुप में। और अभी भी जो ये कास्ट बेस का जो ये कार्ड खेल रहे हैं, शायद अगले 5 साल में ये कास्ट बेस भी खत्म हो जाएगा गुजरात में, ऐसा मेरे को लगता है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मेरा यही है, आखिरी सवाल के साथ प्रोग्राम को खत्म करेंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, क्या उसका असर कुछ देखते हैं चुनाव पर? मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने 4-5 महीने पहले वो इंदिरा के वक्त का जो सिस्टम था कि 1 to 1 आपने उनको कांटेक्ट करना है, बीच में ये सैबोटेजिंग हुआ था कि जितने भी एमएलए कांग्रेस से निकल के बीजेपी में आए, उन्होंने ये सिस्टम बंद कर दिया था। वो 10, 15, 20 हजार रुपया ऑफिस में दे देते थे और वहीं बैठ के लोग 2-2 रुपये वाली रिसीट किसी के भी नाम पे फाड़ देते थे। इस टाइम पे राहुल गांधी ने उसको बंद कर दिया और ये सिस्टम हुआ कि वो 4-6 महीने से घर घर जाके 2 रुपया लेते थे और ये उनको बता रहे थे कि नोटबंदी तो हमको बर्बाद करने के लिए थी, लेकिन आप लोग भी उसमें पिस गए, आप लोग परेशान हो गए।
तो अभी हमारे पास पैसा नहीं, लोग और पैसा दे रहे थे, और वो एक सेंटिमेंटल टच डाउन हुआ कि देखो यार ये तो अच्छे लोग थे, कम से कम जीने तो शांति से देते थे। इसलिए पीएम को भी ये नोट लेके बताना पड़ा कि आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा कांग्रेस की कैंपेन को, क्योंकि उनको भी रिपोर्ट मिला होगा कि और तब तक लेट हो गया था। कांग्रेस ने काफी फुटवर्क किया है लोकल एरियाज में, और जहां पे भी उनके स्ट्रांग होल्ड थे उन्होंने सिटी में ज्यादा मेहनत की भी नहीं है। तो इस वक्त तो सारों ने अपनी स्ट्रेटेजीज जो है बिल्कुल फुल प्रूफ रखी है। अब देखा जाएगा कि कौन इसमें सक्सीड होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यक्ष पहले की तरह सभी के सामने कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और किसकी बनेगी सरकार, यह कौतूहल का विषय 8 तारीख तक तो सबके मन में रहेगा ही। और जब 8 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे, जब ये रूप से सही तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि मतदाताओं का समर्थन विश्वास किसके पक्ष में गया है और किसके कौन मिठाई बांटेगा, कौन मायूस होकर अगले चुनाव की तैयारी करेगा, ये तो सब 8 तारीख को ही पता चलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं गिरीश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वह सीधे गुजरात से जुड़कर उन्होंने गुजरात की जो राजनीति है उसके बारे में काफी विस्तार से विश्लेषण कर हमें बताया कि किस तरह से गुजरात की राजनीति में संभावनाएं और अनुमान उनके अनुसार क्या है। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे साथ नीला जी हिमाचल से जुड़ी हुई थी और उन्होंने भी हिमाचल की राजनीति को क्या दिशा मिल रही है, क्या उसमें संभावनाएं हैं, उसके बारे में अपने अनुमान बताए। और 8 तारीख को पूरा क्लियर होगा कि मतदाताओं का समर्थन कौन से दल को प्राप्त हुआ है। साथ ही हमारे साथ इस चर्चा में हिमांशु भयाणी जी जुड़े हुए थे गुजरात से, राजकोट से। उन्होंने भी अपने अनुमान के आधार पे गुजरात की राजनीति का खाका हमारे दर्शकों के सामने खींचा। साथ ही अधीर ढोवल जी भी शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए थे हिमाचल से, तो उन्होंने भी अपने जो उनका आकलन है चुनाव को लेकर उसके बारे में बड़े विस्तार से विश्लेषण कर हमारे दर्शकों के लिए बताया। तो ये सब चर्चाएं अभी तो अनुमान पर आधारित हैं, जो उसकी वास्तविकता है वो तो 8 तारीख को पता चलेगी। लेकिन जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे, उनका जो अनुभव है, उनका जो कार्य क्षेत्र रहा है, उनके आधार पर उन्होंने जो मतदाताओं के जो जानने का उनका जो अनुभव है उसके आधार पर उन्होंने एक विश्लेषण हमारे सामने हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देता हूं और पुनः अपने अतिथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए समय दिया। और आने वाले समय में भी कल 8 तारीख को भी हम दोबारा से फिर जुड़ेंगे अपने अतिथियों के साथ और चर्चा करेंगे कि जो चुनाव परिणाम आए हैं वह भारतीय राजनीति को किस स्तर तक प्रभावित कर सकते हैं और प्रदेश में परिवर्तन होता है नहीं होता, वो सब उस पर चर्चा 8 तारीख को करेंगे। और मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।